सोचो, बारिश के बाद जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाए और उसमें थोड़ा पानी भर जाए तो उसे सिर्फ एक छोटा जलकुंड कहा जाएगा। लेकिन अगर वही गड्ढा थोड़ा और बड़ा और गहरा हो जाए, जहां मछलियां भी आराम से रह सकें, तो वह तालाब बन जाता है। अगर समय के साथ पानी प्राकृतिक रूप से और गहरा होकर शांत स्थिर रूप ले ले तो उसे सरोवर या गहरा कुंड कहा जा सकता है। और अगर उसकी गहराई इतनी बढ़ जाए कि वह भूमिगत जल धाराओं से जुड़ जाए और उसकी तह का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए, तो वह गहन जलगर्त का रूप ले लेता है। अब सोचो, जमीन के नीचे का पानी दबाव बनाकर खुद बाहर निकल आए तो उसे झरना कहा जाता है। यही झरने का पानी जब ढलानों पर धीरे धीरे बहने लगता है तो वह छोटी धारा बन जाता है। यदि यही धारा दो पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते से गुजरे और उसका वेग तेज हो जाए तो वह पहाड़ी नाला कहलाती है। आगे चलकर कई छोटी धाराएं मिलती हैं और एक चौड़ा भाव बनाती है जिसे नदी कहा जाता है। और जब कई विशाल नदियां मिलकर बेहद चौड़ी और गहरी जलधारा बना दें तो वह महानदी का रूप ले लेती है। अब कल्पना करो कि चारों ओर पहाड़ों से घिरी एक घाटी में पानी लगातार इकट्ठा होता रहे लेकिन बाहर निकलने का रास्ता न मिले। तब वहां एक विशाल झील बन जाती है। पानी के बीच उभरी वह भूमि जिसके तीन ओर पानी हो उसे टापू जैसा भूभाग कहा जाता है, जबकि चारों तरफ पानी से घिरे छोटे भूखंड को द्वीप कहा जाता है। अगर यही भूभाग इतना विशाल हो जाए कि वहां शहर बस सकें, लोग खेती कर सकें और सभ्यताएं विकसित हो सकें तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। इसी कारण आज दुनिया को 7 विशाल महाद्वीपों में बांटा गया है, जबकि जापान जैसे स्थान आकार में छोटे होने के कारण द्वीप राष्ट्र कहलाते हैं। और आखिर में जब तुम किनारे पर खड़े होकर पानी के उस अथाह विस्तार को देखते हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आता तो वह समुद्र कहलाता है। लेकिन क्योंकि समुद्रों के बीच कोई वास्तविक दीवार नहीं होती, दुनिया के सभी समुद्र आपस में जुड़े रहते हैं और जब इन सभी विशाल जलराशियों को एक साथ देखा जाए तो वे मिलकर महासागर का निर्माण